हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पे बात किया था कि किस तरह के कितने तरह के फोर्स होते हैं और किस तरह से उनको ऑपरेट करते हैं, एफबीडी कैसे बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब इन पे बात तो हो चुके हैं, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ क्या है और किस तरह से ये पूरी तरह से काइनेटिक्स को गवर्न करने। तो मैं अगर आपको ये सब जानना है तो पिछले वाले लेक्चर को जरूर देखिए। और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं, या और कुछ छोटे छोटे जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कंप्लीटली फिजिक्स को गवर्न करने वाला लॉ है। आप ये समझिए कि फिजिक्स में चार ही बेसिक लॉ हैं। चार कौन कौन से? एक हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। दूसरा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तीसरा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण का नियम। और चौथा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के संरक्षण का नियम। तो यही चार ऐसे संरक्षण के नियम हैं जो कंप्लीटली फिजिक्स को, जिसका जो पिलर पे टिका हुआ है। तो आज हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से न्यूटन्स का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सही कहता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आप अगर ये कह सकते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ से ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है ना? तो इसका अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मोमेंट क्या होता है, टॉर्क किसे कहते हैं, कपल क्या चीज होती है। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और किस तरह से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये शुरुआत करते हैं किससे? लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी बनाने के बाद से एक इक्विलिब्रियम वर्ड होता है, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था जो होती है वो क्या होती है, और साम्य अवस्था भी कितने तरह की होती है। साम्यावस्था, ठीक है ना? तो जो साम्यावस्था है यानी कि इक्विलिब्रियम, वो भी दो तरह की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बड़ा आसान है इस बात को समझना कि मान लीजिए एक कटोरी है, कटोरी के ऊपर आपने ऐसा एक बॉल रखा है। ठीक है ना? तो कटोरी के ऊपर एकदम से संभाल के रखा है, तो वो क्या होगा, वो बॉल की टेंडेंसी क्या होगी? वो बॉल अगर रेस्ट में है तो निश्चित तौर पे वो इक्विलिब्रियम में है। रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इक्विलिब्रियम में, उस पे लगने वाले सारे बलों का जो योग है वो कितना है? शून्य है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट कर दें, अगर हम हल्का सा भी डिस्प्लेसमेंट कर दें, तो ये बॉल क्या हो जाएगी? वापस फिर वो अपने प्लेस पे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। अब क्या होगा? ये बॉल गिर के आगे चली जाएगी। यानी कि अगर उसमें छोटा सा भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर दें या छोटा सा भी उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे, तो वापस वो अपने इनिशियल स्टेट में नहीं जा पाएगी। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है। और एक इक्विलिब्रियम ऐसा भी है कि मान लीजिए इसी कटोरी के इस तरफ से मैंने इस बॉल को रखा है। अब इस बॉल को मैं कहूं कि ये भी एक स्टेबल, सॉरी, ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है कि इस इक्विलिब्रियम में अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कर भी दें तो वापस बॉल अपनी ही स्थिति पे, अपनी ही जगह पे वापस चली आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? अब देखिए, है तो दोनों रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। इसका मतलब क्या है? अगर रेस्ट में है, उनपे कोई एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो किस में है? वो इक्विलिब्रियम में है, कोई भी त्वरण नहीं है, तो वो साम्य अवस्था में है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इनमें थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये गिर के आगे बढ़ने लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर वहीं पर इसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किया तो इसके डिस्प्लेसमेंट करने पर ये अपने वापस पुराने यानी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है? अरे भाई, आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब कि उनको आप गाली दे दीजिए, थप्पड़ मार दीजिए, वापस फिर वो आपके पास चले आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप थोड़ा भी बोल देंगे, असली दोस्त वही होते हैं जो आपको कितना भी, आप कैसा भी कुछ उनके साथ व्यवहार कर दीजिए, वापस वो आपसे जुड़ ही जाएंगे अगर वो अच्छे दोस्त होंगे तो। ठीक है ना? और अगर उनमें आप पहले से उनके अंदर उतना अच्छा आपसे लगाव नहीं है तो आप थोड़ा भी कुछ बोलेंगे तो वो खटक के वापस आपके पास नहीं आएंगे। तो जो आपसे चला गया हमेशा के लिए, तो वो अच्छा हुआ कि वो हमेशा के लिए चला गया। ठीक है ना? क्योंकि अगर ऐसा किया वो, तो इसका साफ मतलब था कि वो किस इक्विलिब्रियम में था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं था। ठीक है ना? अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता तो
अगर आप थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट उसको डिस्टर्ब भी कर देते हैं तो वापस वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके साथ साथ हम लोग शुरू करते हैं अगली बात। अच्छा, अब देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की इक्विलिब्रियम के बाद कि इक्विलिब्रियम में क्या क्या कंडीशन होते हैं, तो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या 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 शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें हैं इक्विलिब्रियम में होने का, साम्य अवस्था में होने की क्या क्या शर्तें। तो पहला शर्त तो ये है कि उस पे जो नेट फोर्स लगेगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, यानी उस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन हो गया, दूसरा ये भी कंडीशन है कि उस पे लगने वाले सारे टॉर्क, यानी कि टॉर्क कहने का मतलब होता है बल आघूर्ण, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण उस पे जितने भी लग रहे हैं उन सब का वेग, उन सब का भी मान कितना है, शून्य है, यानी कि इन दोनों का मान है शून्य होना चाहिए। इसी स्थिति में आप कह सकते हैं, इसी स्थिति में कह सकते हैं कि वस्तु किसमें है, साम्य अवस्था में। अब किस तरह की साम्य अवस्था में, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि दो तरह की साम्य अवस्था होती है, एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो स्टेबल और अनस्टेबल का मैंने एग्जांपल बता लिया। तो यहाँ पे क्या है कि आपको नेट फोर्स, जो टोटल फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे शून्य मिलेगा। अगर नेट फोर्स आपको जीरो मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी आप नहीं कह सकते कि इक्विलिब्रियम में। जैसे देखो, अगर मैं एक बात कहूं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा डंडा है, कोई ऐसा रॉड है जिस रॉड को कोई ए जो है वो इस दिशा में खींच रहा है, उतना ही बल से बी भी इस दिशा में खींच रहा है, तो क्या इस रॉड की स्थिति बदलेगी नहीं, क्या इस रॉड के सारे पार्टिकल की स्थिति वही रहेगी, तो बिल्कुल नहीं। ये रॉड क्या हो जाएगा, ये इस तरफ से, इस तरह से इसके अंदर रोटेट करने की टेंडेंसी होगी, यानी कि ये क्या करेगा, घूमने की इसके अंदर क्या होगी, टेंडेंसी होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं रहेगा। नेट फोर्स जीरो है फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेट फोर्स जीरो है। क्यों नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि ए भी उतना ही बल लगा रहा है जितना बी लगा रहा है, और बी पे लगा जो बल लगा रहा है उसकी दिशा के विपरीत ही ए भी लगा रहा है, यानी कि ए क्या है, बी के विपरीत भी है और बराबर भी है। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के बल को तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन इनके स्थिति में बदलाव होने की वजह से इनमें क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसा है कि अब इसको ए खींच रहा है इस तरफ और इसको बी इस तरफ खींच रहा है, अब क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे, अगर आपको ए इधर खींच रहा है और बी इधर खींच रहा है, तो अब आप देखेंगे क्या कि इनके अंदर बल भी जीरो है, इस पे नेट फोर्स यानी टोटल लगने वाला बल भी शून्य है, और इसके अंदर घूमने की भी कोई टेंडेंसी नहीं है, टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो गई, शून्य हो गई। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में। एक सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो भैया यहाँ पे सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो मेरी बात समझ गए कि क्या शर्तें होती हैं साम्य अवस्था की। साम्य अवस्था कहता है कि अगर कोई सिस्टम साम्य अवस्था में है तो उस पे जो टोटल फोर्स है वो भी शून्य होगा और टोटल टॉर्क जो है वो भी शून्य होगा। ना तो उसको घुमाने वाला कोई है, ना उसको त्वरित करने वाला कोई है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, बात करते हैं हम लोग मोमेंट की, आघूर्ण की या बल आघूर्ण की बात करते हैं, मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट बराबर देखो क्या होता है ना कि बेसिकली होगा क्या कि जब कभी भी किसी भी सिस्टम पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, इफ देयर इज अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम है जिसपे दो बल कार्य कर रहे हैं और दोनों बल की कार्य करने की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी, ठीक है, दो बल कार्य कर रहे हैं और दोनों बल की दिशा जो होगी वो विपरीत होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इनके अंदर, इसके अंदर घूमने की क्या आएगी, टेंडेंसी आएगी, इसके अंदर इस क्या होगा, घूमने की टेंडेंसी आएगी। अगर मान लीजिए ये कोई बल लगा रहा है ए और ये बल लगा रहा है बी, तो दोनों का बल अगर ए बराबर है बी के, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है बी के, और विपरीत भी है, विपरीत है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी, विपरीत भी है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि दिशा भी विपरीत है और मान भी बराबर है। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को कैंसिल तो आउट कर देंगे, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, घूमने की टेंडेंसी होगी, ये इसके अंदर रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। तो इसका मतलब ये साम्य अवस्था में पहली बात नहीं है,
ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। मोमेंट दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना, और एक को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है ना। एक को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना। तो दो तरह के मोमेंट हो गए, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देखो हमेशा याद रख लो कि जो एंटी क्लॉक होता है वो हमेशा पॉजिटिव शो करता है, ज्यादातर ज्यादातर, ठीक है ना। और अगर क्लॉकवाइज है तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर क्लॉकवाइज कहीं पे है, रोटेशन होने की टेंडेंसी है, तो वहां पे निगेटिव मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना। और मोमेंट दो तरह का होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट clockwise moment is equals to anti-clockwise moment। यानी कि जो कभी भी आप ऐसा सिस्टम जिसमें क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है या दोनों ही शून्य होते हैं, इन दोनों ही स्थिति में क्या हो जाएगा कि वो सिस्टम यानी वो प्रणाली जो होगी, वो निकाय जो होगा, वो क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा। यानी कि वो सिस्टम जिस सिस्टम में क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो, साथ में उस पे नेट फोर्स यानी कुल बल का जो मान होगा वो भी शून्य है, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, साम्य यानी कि इक्विलिब्रियम सिस्टम, ठीक है ना। अभी देख लीजिए, मान लीजिए अब मोमेंट का परिभाषा तो समझ गए, इसका यूज भी समझ गए, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये समझ लेते हैं। देखिए फोर्स अगर कभी भी टॉर्क आपको निकालना है, टाउ निकालना है, तो जो टाउ की वैल्यू होती है वो कितना होता है, फोर्स इंटू, या मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्चुअली ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन के बीच में डिस्टेंस है। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। देखो ये सारी बेसिक चीजें हैं, अगर हमको ये पता होगा तो फिजिक्स सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में आपको जहां जहां आप पढ़ेंगे इन सब बातों का आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात मैंने बोला, इक्विलिब्रियम कब है, इक्विलिब्रियम तब है जब, इक्विलिब्रियम कब है, इक्विलिब्रियम जब है मतलब उस समय, इस स्थिति में जब उस पे कुल लगने वाले बल भी का मान शून्य है, साथ साथ उस पे उसके जो बल आगूढ़ है यानी कि जो टोटल टॉर्क उस पे लग रहा है वो भी क्या है, शून्य। यानी कि हम या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। यानी कि हमेशा क्या होगा कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो हमेशा क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है, तो उस स्थिति में भी निकाय जो है वो किस में है, साम्य अवस्था में। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अभी पिछला वाला एग्जांपल दिया था कि ये ए है और ये आपका बी है, तो ए और बी के मध्य जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बोला था मैंने, लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस है। एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दो बल के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये जो भी डिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये एल है और ये थीटा है, सॉरी देखिए क्या है, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू एल है, ठीक है ना, और ये आपका थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एल कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, एल साइन थीटा। तो इनमें से किसी एक का बल लेंगे, आप कहेंगे सर किसका बल लेंगे, ए का लेंगे, बी का लेंगे। आप ए का मत लेंगे तो भी उसका मान वही है, बी का लेंगे तो भी उसका मान वही है, तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, आपका वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। या सीधे सीधे आप लिख सकते हैं एफ इंटू एल साइन थीटा,
ठीक है ना। मैंने बताया मोमेंट दो तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप समझ रहे होंगे, जो घड़ी की दिशा में घुमाने की टेंडेंसी रखता है, भाई कोई भी चीज है इसको मैं अगर ऐसे बल लगाऊंगा तो इस तरह से घूमेगा। तो देखो तुम्हारे एक बात और भी है, जो कुछ भी तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है एग्जैक्टली वही चीज मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे देखो, अगर मैं इस उंगली को इस तरह से करता हूं, ठीक है ना, अगर इस तरह से मैं कर रहा हूं तो ये क्या है, तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा। देखो एक बात मैं बता दूं, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि कैमरा सामने है तो हो सकता है कि उल्टा जा रहा हो, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ये समझ लेंगे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को बोल रहे हैं। हो सकता है कि कैमरा का जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है कि लिटरली इन्वर्ट कर देता है। बाय द वे, ये क्या हो गया, एफ एल साइन थीटा, ये हो गया आपका। मैंने बोला है कि जो चीज आपके लिए क्लॉकवाइज है वही चीज मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, दिमाग में इस बात को सोच लो, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। ठीक है, देखो ये तो बात हो गई कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क किस तरह से काम करता है, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। अब हम लोग को ये बात करना है कि इन सब का इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे, कभी भी अगर जरूरत पड़ा कि हमें यूज करना है तो वो कैसे करेंगे। इसके पहले फ्रिक्शन को मैं छोटा सा हल्का सा डिस्क्रिप्शन देता हूं, क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में आपको आगे चल के पढ़ना है, ठीक है ना। फ्रिक्शन क्या है, ये एक तरह का घर्षण बल है। घर्षण बल किसे कहते हैं, जब किसी दो सतह के बीच में आपेक्षिक क्या बोलते हैं, आपेक्षिक गति होती है, यानी कि रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है, ठीक है ना, सापेक्षिक गति हो रही है, यानी कि अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है किसी दो सरफेस के बीच में, तो वहां पे घर्षण काम करता है। तो जहां जहां घर्षण आएगा उसको भी हम लोग एक बल की तरह से ही देखते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है ना, कि अगर कोई मान लो दो ऑब्जेक्ट है जो दोनों का ही मास और वेलोसिटी अलग अलग है, ये मान लो m1 है, इसका वेलोसिटी पहले u1 था, ये m2 है, इसका वेलोसिटी u2 था, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक समय आ रहा है जब दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। अब कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद क्या होगा कि अब ये कोलिजन के बाद किस दिशा में चला गया, ये इस दिशा में चला गया, ठीक है ना, और ये इस दिशा में चला गया, कोलाइड किए, एक इस दिशा में आ गया, एक इस दिशा में आ गया। अब आप क्या देखेंगे कि इसका मास मान लीजिए m1 है, अब इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, संवेग। अगर हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो मैंने आपको बोला है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि टकराव से पहले संवेग का योग जो होता है वो टकराव के बाद संवेग के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये लॉ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि यही एक लॉ है जो क्वांटम फिजिक्स को डेवलप किया है। मतलब क्वांटम फिजिक्स अगर आपका डेवलप है ना तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, ठीक है। अगर इसको हम लोग इग्नोर कर दें तो क्वांटम फिजिक्स डेवलप नहीं हो पाएगा। क्वांटम फिजिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फोटोन के साथ, वो इसी लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं तो फिर वहां से हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे। देखो कहने का मतलब क्या है कि m1 m2 और ये दोनों मास में तो चेंज आएगा नहीं, कोलिजन के बाद पार्टिकल के मास थोड़े चेंज हो जा रहे हैं, मान लो कि नहीं चेंज हो रहे हैं, मान लो कि नहीं चेंज हो रहे हैं, संभावना है कि चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन मान लो कि नहीं चेंज हो, चेंज हो जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं संवेग की बात कर रहा हूं, मैं द्रव्यमान की तो बात कर ही नहीं रहा हूं। द्रव्यमान बढ़ रहा है घट रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इससे पड़ेगा कि संवेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यानी कोलिजन से पहले के संवेग का योग बताइए, तो इसका संवेग कितना था, m1 इंटू u1, इसका संवेग कितना था, m2 इंटू u2, ठीक है ना। अच्छा, इसका संवेग कितना हो गया, m1 इंटू v1 प्लस इसका संवेग कितना हो गया, m2 इंटू v2, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे चूंकि वेग जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पे जो कुछ गवर्न करेगा वो स्केलर ही गवर्न करेगा। सॉरी माफ करना, मैं क्या बोल दिया, सदिश राशि है, मैं सदिश को स्केलर बोल दिया,
एक्चुअली दिमाग में सदिश और स्केलर एक साथ अटैच हो गया है तो मैं स्केलर बोल दिया, कोई बात नहीं, मुझे इसके लिए क्षमा करिए। जो वेग है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, यानी एक सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश राशि है तो निश्चित तौर पर उसकी दिशा होगी, और इसको जो जो अलजेब्रा इसको गवर्न करेगा वो कौन करेगा, वेक्टर अलजेब्रा ही करेगा, यानी वेक्टर अलजेब्रा ही यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे। और यहां से हम लोग क्या मिलेगा, सिंपल लिख सकते हो, अगर एक लाइन पे मोशन हो रहा है, यदि जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ एक लाइन पे हो रहा है, तब तो आप वेक्टर की जरूरत नहीं है या वेक्टर सिंबल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लाइन चेंज हो गया तो वहां पे, जैसे बुलेट वाले केस में क्या हो रहा है, गन अगर कोई मार रहा है, कोई गन चला रहा है, आजकल तो क्या है कि पबजी में ज्यादातर गन चल जाते हैं, ठीक है ना, जिनको जिंदगी में कभी गन देखे ना भी हो, मैं देख रहा हूं कि आजकल 8-8 साल के बच्चे जो हैं वो पबजी में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मैं अनएक्सपेक्टेड चीजों को देख रहा हूं, मतलब ह्यूमंस में इतना डेवलपमेंट होगा ये पता नहीं था ये पता था कि आने वाला जनरेशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होगा, पर इतना एडवांस होगा ये नहीं पता था, ठीक है ना, कि ऐसा स्थिति आ जाएगी कि टिकटॉक के चक्कर में लड़के लहंगा पहनने लगेंगे, तो इतना विकास हो जाएगा, मतलब मानव इतिहास में ये अभी तक संभव मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा कभी, पर अब हो गया, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या है कि m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये कौन कहता है कि पूरे निकाय के संवेग का जो योग है वो टकराव से पहले जितना था, निकाय का संवेग का योग टकराव के बाद भी उतना होगा। ये हम लोग तब बोल रहे हैं, ये मैं वेक्टर साइन तब लगा रहा हूं जब मैं प्लेन मोशन इन प्लेन की बात कर रहा हूं। ये तुम देख रहे होगे मोशन इन प्लेन है, ठीक है ना, तब आपको वेक्टर लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर रेखी गति हो रही है, जैसे मैं क्या बोला कि अगर गन चला रहे हो तो गन में क्या हो रहा है, बुलेट और जो गन है वो एक ही लाइन पर है, दो अलग अलग लाइन पर नहीं है, समझे मेरी बात, कि दोनों क्या है, एक ही लाइन पर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर आपको ये वेक्टर साइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये कब लिख सकते हैं, जब कोई भी मोशन एक ही लाइन पर हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे कोई एक लड़का है आ रहा है दौड़ते दौड़ते और दूसरा लड़का आ रहा है, आपस में टकरा गए, एक कार है जो एक रोड पर आ रही है और एक ही रोड पे टकरा जा रही है, तो एक ही लाइन हुआ ना, जिस लाइन पे टकराई वो एक ही लाइन हुआ ना, दो लाइन तो हो नहीं गया। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि दो कार आ रही है और दोनों जो है अलग अलग रोड से आ रही थी और एक पॉइंट पे आके टकरा गई, तो अब यहां पर वेक्टर वाला कंडीशन आ गया, तब वहां पे आप क्या करेंगे, अब वेक्टर सिंबल लगाएंगे। तो ध्यान रख लेना इस बात को कि कब संवेग के संरक्षण के नियम में कब हमको क्या लगाना है, वेक्टर वाला लगाना है, और कब हम स्केलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि टकराव रेखी है तो, यदि टकराव रेखी है यानी लीनियर कोलिजन है, इस केस में आप सिंपली बिना वेक्टर के इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपल अलजेब्रा से। लेकिन अगर वही टकराव समतली तल पे है यानी प्लेन पर है या फिर पूरे पूरे वॉल्यूम में है, तो इस स्थिति में आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा, और वहां पे जो भी ऑपरेशन करेंगे आप वेक्टर के थ्रू ही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। अब देखो बात करते हैं गन के रिकॉइल की, गन के रिकॉइल की, कि गन कैसे रिकॉइल करता है, ठीक है ना, इसकी अगर हम बात करेंगे तो देखो मान लो कि ये गन है, ठीक है ना। अब तुम लोग हमसे ग्राफिक्स की इतनी उम्मीद मत कर लेना कि ये समझ लो कि भैया हम जो है पबजी वाला गन बना देंगे, तो भैया इतना भी स्ट्रांग ग्राफिक्स नहीं है मेरा, ठीक है ना, मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं, ठीक है ना। आपको इसी को मानना पड़ेगा कि ये गन ही है, ठीक है ना। अब गन ये जब बुलेट फायर करता है, व्हेन इट फायर अ बुलेट, ठीक है ना, जब ये बुलेट को फायर करता है तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होगा क्या कि सेम लाइन पर, देखो यही लाइन है, मैं इसी की बात कर रहा था कि ये देखो एक ही लाइन पर हो रहा है मोशन, जिसमें क्या होगा, एक इस तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस देखो कोई भी भौतिक घटना हो रही है तो वहां पे संरक्षण, ये संवेग जो होगा वो संरक्षित होगा। तो ये बुलेट चला, ये आगे बढ़ा, कुछ पीछे गया,
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि बुलेट जो आगे जा रहा है, मान लो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और मास बहुत कम है, तो स्मॉल m लिखते हैं और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, स्मॉल v। ठीक है ना। अच्छा, जो गन है वो भाई भारी होगा, स्मॉल m, और उसका क्या होगा, कैपिटल V। ठीक है ना। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तुम देखो, मैंने बोला है कि कैपिटल M, स्टार्टिंग जरा सोचो, जब बुलेट फायर नहीं हुआ था, इस घटना से पहले संरक्षण पूरा क्या बोलते हैं, कंप्लीट संवेग का योग कितना था, तो इसके पहले शून्य था। कितना था, क्योंकि ना तो गन आपका मोशन में था, ना तो आपका बुलेट मोशन में था, यानी कि ना तो गन के पास वेग था, ना बुलेट के पास वेग था। और अगर वेग नहीं है तो संवेग नहीं है, अगर वेग नहीं है तो संवेग कैसा हो गया, यानी संवेग बुलेट चलाने से पहले तक संवेग कितना था, शून्य था। तो इसका मतलब है कि बुलेट चलाने के बाद भी संवेग का जो योग होगा वो भी शून्य होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको वेक्टर दिखाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ये v है, इस v में क्या आ जाएगा, आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो अगर आप लोग यहाँ प्लस करेंगे तो वेक्टर के हिसाब से प्लस करेंगे, अदरवाइज आप माइनस कर सकते क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो यहाँ क्या लिख सकती है, एम वी माइनस स्मॉल एम वी। ठीक है ना। या फिर हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट एम वी इज इक्वल्स टू एम वी। हो गया, सॉरी ये जो है स्मॉल होगा, ये ऐसा बना दिया स्मॉल वी। ठीक है ना। अब जरा सोचो कि कैपिटल V की वैल्यू कितनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि कैपिटल V बराबर क्या हो गया, M अपॉन कैपिटल M और इंटू V। अब बताओ कि M अपॉन कैपिटल M का जो वैल्यू होगा बहुत कम होगा, क्योंकि स्मॉल m जो है उसकी वैल्यू 200 ग्राम मैक्सिमम हो गई, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, यही होता है। ठीक है। और कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, 7 kg, 8 kg, 8 kg। ठीक है ना। AK-47 लोगे तो और चला गया, करीबन 14 kg के आसपास हो जाएगा, 13-14 kg के आसपास हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर एक चीज और भी है कि फिर से कह रहा हूं कि वो पबजी वाला गन नहीं है कि बस ऐसा उठा के उंगलियों पे उठा ले रहे, वो उठाना पड़ेगा, तो उठाओगे तो काफी भारी होगा। ठीक है। तो क्या है कि यहां पर क्या होगा, इसका रेशियो 1 से काफी कम होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी तुलना में इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी। जो कैपिटल V है, बस नाम बड़ा कैपिटल V है उसकी वैल्यू छोटी। ठीक है ना। नाम बड़े दर्शन छोटे, वही वाली स्थिति है। तो यहां पर हम लोगों को गन का रिकॉइल क्या होता है, गन का रिकॉइल यही होता है, किस लॉ को फॉलो करता है, जो गन का रिकॉइल है तो वो किस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कौन कौन सी चीजें हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करती हैं, रॉकेट प्रपल्सन। तुम लोग देखो, जब रॉकेट उड़ता है इसमें बहुत तेजी से फ्यूल कम होता है, ड्रॉप डाउन होता है। ठीक है ना। तो इसका अच्छा फ्यूल जाता है तो यानी इतना तेजी से जाता है कि मास में वेरिएशन आने लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा मास क्या हो रहा होता है, इजेक्ट हो रहा होता है, बहुत सारा मास क्या हो रहा होता है, इजेक्ट हो रहा होता है। तो अब अच्छा मास इजेक्ट हो रहा है और वेलोसिटी भी उसकी भी ज्यादा होती है, तो सारे जो मास इजेक्ट हो रहा है उसको मान लो स्मॉल m लिख रहे हैं और वेलोसिटी को कैपिटल V स्मॉल v लिख रहे हैं। ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब रॉकेट के साथ क्या होगा कि रॉकेट वाला जो मास होगा वो मान लो m है, स्मॉल कैपिटल M है रॉकेट का। ठीक है ना। ये तुम्हारा कैपिटल M हो गया और इसका कैपिटल V ले लिया। तो यहां पर भी क्या तुम्हें देखेंगे कि रॉकेट जब उड़ा नहीं था, जब तक उसके अंदर जब तक फ्यूल बर्न करना शुरू नहीं किया था, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके पहले तक संवेग कितना था, शून्य था। जैसे ही वो उड़ना शुरू हुआ संवेग क्या होने लगा, आने लगा। अब ये क्या है ना, ये जो मास है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आप कांस्टेंट मास नहीं लिख सकते हैं। कई बार कांस्टेंट मास लगा के दिमाग लगाने लगते हैं, तो वो नहीं लिख सकते भाई। ये मास कांस्टेंट नहीं है, ये मास कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इट इज ग्रेजुअली चेंजिंग। ठीक है ना। तो ये इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, लेकिन ये किस लॉ को फॉलो करता है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसी को फॉलो करता है। अच्छा कोई बॉलर है, मतलब अगर कोई फील्डर है, ठीक है ना, और वो फील्डर फील्डिंग कर रहा है। अब फील्डिंग कर रहा है, इस केस में क्या होगा कि जब वो फील्डिंग करता है तो बॉल को आप देखिए कभी ध्यान से कि वो अगर बॉल कैच करे तो बॉल को कुछ देर तक क्या करता है, कैरी करता है। क्यों,
क्यों कुछ देर तक कैरी करता है, वो चाहता तो तुरंत भी कर देता, ठीक है। उसका कारण होता है, देखो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है आवेग का, ठीक है ना। यहाँ पे इंपल्स की बात आ जाती है, मैंने कल तुम लोग को बताया था कि किस तरह से आवेग काम करता है। देखो जितना धीरे धीरे मोमेंटम में चेंज करोगे, मोमेंटम में जितना धीरे धीरे चेंज करोगे, फोर्स उतना ही क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। मोमेंटम में जितना धीरे धीरे चेंज होगा, फोर्स उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है ना। तो क्या है कि जो बॉल कैरी कैच करता है वो क्यों करता है, क्योंकि अगर मोमेंटम में हम लोग धीरे धीरे चेंज लाएंगे तो क्या होगा, बल कम लगेगा, तो बॉल का कूद के जाने की संभावना कम होगी। अब कुछ ऐसे रहते हैं लेकर के ऐसे कैच कर रहे हैं, उछल के जाना ही जाना है, ठीक है ना। अगर क्योंकि इंपैक्ट तुरंत पड़ा और तुम उसको अगर इंपैक्ट बहुत कम समय के लिए, तो भैया फोर्स ज्यादा लगेगा तो बाउंस बैक करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा हमारे वहां के जो फील्डर हैं अब तो काफी अच्छे हो गए, पहले की स्थिति बहुत बुरी थी, अब तो मतलब काफी अच्छे हैं। आप शायद अगर आशीष नेहरा तक के प्लेयर को जानते होंगे और उससे पहले के क्रिकेट को जानते होंगे, तो आप जानते होंगे कि वहां उस समय जो है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में एक से एक फील्डर हुआ करते थे जो कैच ऐसे ही पकड़ते थे, जो कि कभी पकड़ नहीं पाते थे। चलो ठीक है, तो कुल मिला अब तो हमारे वहाँ काफी स्ट्रांग और फिटनेस वाले हो गए, जैसे हमारे विराट कोहली हैं, काफी फिट है, ठीक है, उनसे कैच कभी नहीं छूट सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो आवेग का ही इस्तेमाल करते हैं। या फिर तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि जो विकेट कीपर होता है वो भी क्या करता है, ऐसा बॉल को ऐसे पीछे बार बार लेकर ऐसा हाथ को ऐसा करता रहता है। क्यों, क्योंकि अगर वो एक ही बार ऐसा कैच करने की कोशिश करेगा तो बॉल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उतना फोर्स लगेगा तो उतना ही फोर्स बैक भी करेगा, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स बैक भी करेगा, तो वो तुरंत क्या हो गया, बाहर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लगभग हर जगह फिजिक्स के हर घटना में इसका काम है। ऐसा आप मतलब जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है, कोई भी फिनोमिना जो फिजिक्स में हो रही है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करती है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। हैव अ नाइस डे एवरीवन, और होप करते हैं कि आप लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं। कल का वीडियो और बहुत शानदार होगा, क्योंकि अब हम लोग सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे। तो हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड बाय।